नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिय रंजन भारती। झारखंड, महाराष्ट्र और कुछ सीटों पर हो रहे उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 15 नवंबर के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 3 चरणों में मतदान होने हैं। चुनाव की तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी आपके पास पहुंच रही होगी। मैं इन चुनावों को लेकर के राजनीतिक बात करूंगा। सबसे पहले झारखंड में जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन की सरकार वहां काम कर रही है और उसके काम करने के लहजे पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बड़े करारे ढंग से उसे घेरने की तैयारी कर दी है, वो चुनावी जंग को बड़ा दिलचस्प बनाता हुआ दिख रहा है। झारखंड में रोचक परिस्थिति है। अब जिस तरह से गठबंधन दल वहां इंडिया ब्लॉक के गठबंधन दलों में सीटों को लेकर के रसाकशी है, उससे लगता नहीं है कि हेमंत सोरेन बहुत ज्यादा सीटें इन दलों के लिए छोड़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल की कोशिश बना करके और हेमंत सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस बार आसार प्रबल नजर आ रहे हैं। झारखंड में लोगों को हेमंत सरकार से काफी हद तक बेचैनी मिली है और वो बदलाव चाहते हैं। झारखंड की जनता का मूड भी वैसा दिख रहा है। अब ये झारखंड की जनता अपने वोटों के जरिए कैसे बदलाव करती है, ये तो चुनाव का जब परिणाम आएगा उसके हिसाब से उसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन बिहार से सटे झारखंड में चुनाव होना और बिहार के नेताओं के राजनीतिक दलों की उसमें दिलचस्पी न होना, ये अस्वाभाविक है। निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये सारी पार्टियां वहां अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी से सीटों को तालमेल के लिए एक लंबी गुहार लगा रहे हैं। इनका दबाव भी है और इस दबाव में अभी जब चुनाव की घोषणा तारीखों की हो जाएगी, जो कुछ पलों में आप तक पहुंच रही है, तो उसके साथ फिर तालमेल का स्वरूप निर्धारित होगा और स्वरूप के बाद उम्मीदवारों का चयन फटाफट होना है। बिहार में भी 4 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा की 4 सीटें हैं और ये उपचुनाव मोटे तौर पर माने जा रहे हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। एक लिटमस टेस्ट होगा कि वाकई एनडीए फिर सत्ता में बिहार में आने वाला है या फिर सत्ता से बाहर होने वाला है। ये 4 सीटें वो हैं जो लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बन जाने से खाली हुई थी। इन पर दोनों ओर से जोर आजमाइश जारी है। अब नए सिरे से प्रशांत किशोर की पार्टी भी लॉन्च हो चुकी है। वो भी चुनाव में सारी सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान से जन सुराज पार्टी तक के सफर में कितना हासिल कर पाते हैं और क्या मुकम्मल जीत उनको मिलती है या फिर वो पीछे छूट जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुद ही कहा है कि वो या तो शीर्ष पर होंगे या अर्श पर होंगे, या तो 5-7 सीटें विधानसभा चुनाव में सिमट कर उन्हें रह जाएंगी या फिर वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना तो अभी दूर की कौड़ी है। विधानसभा के उपचुनाव में ये निर्णायक हो जाएगा कि प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी की कुव्वत क्या है, कितना वो वोटों का ग्राफ अपनी तरफ खींच पाते हैं या वोट कटवा बनकर रह जाते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक घमासान जारी है, वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन और उसके विपरीत महाआघाड़ी गठबंधन जो बिखर चुका था, वो अब फिर से स्वरूप लेने की तैयारी कर रहा है।
यानी इंडिया ब्लॉक और एनडीए में सीधा सीधा टकराव की स्थिति वहां है। वैसे में अभी सत्तारूढ़ एनडीए किस तरह से मोर्चाबंदी करती है और इंडिया ब्लॉक को धराशायी करने में कितना हद तक कामयाबी हासिल कर पाती है, ये एक कहानी, एक कथा लिख दी जाएगी इस चुनाव में। महाराष्ट्र का चुनाव भी देश की राजनीति के लिए बड़ा निर्णायक साबित होने वाला है। हालांकि झारखंड के चुनाव से भी बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी, लेकिन झारखंड एक छोटा सा राज्य है। यहाँ मात्र 81 सीटें हैं और 81 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसमें कई सीटें तो आरक्षित हैं, कुछ अनुसूचित जाति की, कुछ अनुसूचित जनजाति की, ज्यादातर आरक्षित सीटें हैं। और उनमें जब चुनाव का फलाफल सामने आता है तो ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा रोचक होगा कि सत्ता किसके हाथ जाती है। हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से विवादों में रही है, लगातार जेल की यात्रा से वापस लौटने के बाद वो फिर से चंपाई सोरेन को अपदस्थ कर मुख्यमंत्री बन गए। चंपाई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं और हुंकार भर रहे हैं। पहले भी उनके कई नेता, गीता कोड़ा समेत कई पार्टी हस्तियां, वो उनका दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। अब इस चुनाव में आर पार की जंग जब होगी तो ये राजनेता किस हद तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं, ये भी देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन विरोधों के बावजूद और खास करके विवादों, जिस तरह से विवाद उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए उठा और उन विवादों में वो जेल जाने तक की स्थितियां उनकी बनी, जेल से लौटे फिर सत्तारोहण कर चुके हैं, वो फिर भी अपनी पकड़ जनता में, आदिवासियों के बीच कितनी हद तक बरकरार रख पाते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा जानना। और ये साथ साथ ये परखना कि उनके साथी जो कांग्रेस पार्टी है, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल है और वामपंथी पार्टियां हैं, उनका क्या वजूद रह गया है झारखंड के अंदर, ये भी सब कुछ साथ साथ प्रकट हो जाने वाला है। अब जब चुनाव की तिथियां सामने हो गई है और सारे के सारे राजनीतिक दल अब उसी ओर घोड़दौड़ में लग गए हैं, बेहतर प्रत्याशियों के चुनाव से लेकर के चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक वो उनको फुर्सत नहीं होगी, लगातार वो झाल बजाते नजर आएंगे। बेहतर काम करने, बेहतर सरकार देने के वादों के साथ, जनता के सारी दिक्कतों को दूर करने के वादों के साथ वो सत्ता में आने की हनक दिखाते नजर आएंगे। देखना ये महत्वपूर्ण होता है कि जनता भरोसा किस पर करती है। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे सामने आ गए। हरियाणा में जिस तरह से छीनते भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता वापस उसके हाथों आ गई, वो बड़ा रोचक प्रसंग है। और उसके साथ अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी ये देखना और ये अध्ययन करना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता क्या मूड रखती है और किसके हाथों में अपनी कमान सौंपती है, सत्ता की चाबी किसे सौंपती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप तो देखते ही रहेंगे और साथ साथ हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने से आप कभी चूकते नहीं हैं। और फिर भी हम ये उम्मीद आपसे करते हैं कि हमारे इस विश्लेषण को आपने अगर बेहतर समझा है तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं भी बेहतर लगा है तो उस पर भी अपनी राय दीजिए। हम आपकी राय की प्रतीक्षा में हैं। अगर हमारे काफिले से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार वही निवेदन कि देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात बने रही हमारे साथ। मिलते हैं फिर, नमस्कार।